नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी को लेकर बिछाए जा रहे सियासी गुलागणित की। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट यानी जो पिछड़ा वर्ग का वोट है वो बेहद अहमियत रखता है। उसकी अहमियत इस बात से आप समझ सकते हैं कि 2014 से पहले ही इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने भांप लिया था। इसीलिए अपना दल जो उस वक्त एक ऐसा दल था जिसका ना तो उत्तर प्रदेश में इतना वर्चस्व था, ना ही लोग इतना ज्यादा उसको महत्व देते थे। अपना दल एक संघर्षशील पार्टी थी जो उस वक्त अपने आप को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। लेकिन पहली बार अपना दल को साथ दिया और भारतीय सुहेल देव पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ओबीसी मतों के गोलबंदी की कोशिश की गई। इसके परिणाम भी बहुत बेहतर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में करीब करीब ये माना जाता है कि गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग का वोट है उसकी वो करीब करीब 35% तक का उसका आंकड़ा है। यानी ये 35% जब भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजय जैसी स्थिति में आ गई। और ये फार्मूला अभी तक लगातार हिट हो रहा है और यही वजह है कि तमाम जो दूसरे दल है वो भी अब पिछड़ों की बात करने लगे हैं। पहले ये माना जाता था जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे चलती थी, पिछड़े वर्ग का कुछ वोट बैंक जरूर उसके खाते में जाता था, जो कि मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के एक बहुत प्रमुख नेता के तौर पर पूरे देश भर में जाने जाते थे और उन्होंने पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत काम भी किया। लेकिन बीते एक दशक की बात करें तो धीरे धीरे और सधे हुए कदमों से भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक की तरफ रुख किया और आज स्थिति यह है कि वो यादव मतों में भी लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जो कोशिश कुछ हद तक कामयाब होती भी नजर आई। अब ऐसे में इस अगर 40% अगर यादव को भी मिला ले तो 40% जो ये वोट बैंक है पिछड़े वर्ग का, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पिछड़ी जाति से आते थे, बाद में डिप्टी सीएम बनाया गया। स्वतंत्र देव सिंह वो भी पिछड़ी जाति से आते थे, इस वक्त सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यानी जो चेहरा चाहे संगठन में हो और चाहे सरकार में, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दिखाने की है, जाहिर करने की कोशिश करती है सरकार और संगठन के माध्यम से कि वो एक ऐसा दल है जहां पर पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा तरजीह, सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन मूलतः ये वोट बैंक किसी जमाने में समाजवादी पार्टी का हुआ करता था और समाजवादी पार्टी इसको वापस अपने खाते में जोड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। पीडीए यानी अखिलेश यादव का जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, उस पीडीए में पी नंबर 1 पे आता है, यानी पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक। तो आखिर जो रस्साकशी चल रही है लोकसभा चुनाव की 80 सीटों को लेकर के, उसमें पिछड़े वर्ग की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, या वो ये कह सकते हैं कि वो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा दल सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा, तो उस वोट बैंक को लेकर के मारामारी है। तो आखिर ओबीसी के मन में क्या चल रहा है, ओबीसी वोट बैंक वो किस खाते में जाएगा, क्या वो इंडिया के साथ जाएगा, क्या वो एनडीए के साथ ही इंटैक्ट रहेगा, या फिर बहुत जमाने से कोशिश कर रही मायावती थी उसमें से कुछ सेंधमारी कर पाएंगे। पिछले वर्ग के लिहाज से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 साल से जो लगातार जो मुखालफत कर रहे थे यानी ओम प्रकाश राजभर को भी साथ देने से उन्हें कोई गुरेज नहीं हुआ जो समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो आज इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओपी पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुभाष यादव जी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कर्मवीर आजाद जी जो बहुजन समाज के चिंतक है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कपिल श्रीवास्तव जी से, क्योंकि सारी ताकत लगा रखी है अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं और कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी बोलते हैं उस पर एक तरीके से अखिलेश यादव जी की मौन सहमति रहती है, क्योंकि वो कभी भी पार्टी में ना उनका विरोध करते हैं और ना कभी उन्हें रोकते टोकते हैं। तो कपिल श्रीवास्तव जी, ओबीसी वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगी समाजवादी पार्टी? जी जी, कपिल जी आप कंटिन्यू करिए। हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में
शामिल हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं कपीश श्रीवास्तव जी से। कपीश जी, आप अपना जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा को लेके जाएंगे। देखिए, इसमें कई दो राय नहीं। कुछ भी करने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी अग्रगणी भूमिका निभाएगी और निश्चित रूप से पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज और अगड़ों में भी वो पिछड़े जो आर्थिक रूप से हैं, ये सब समाजवादी पार्टी इन सारे लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए 1992 और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की स्थापना के लिए 4 बारें अपनी सरकारें ऐसे ही नहीं लाई। 4 बार अगर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने हम पर अपना विश्वास व्यक्त किया था, तभी हम 4 बार सरकार में आए। आज तो ये जो लोग 2-4 सीटें पे भी आ जाते हैं, वो बहुत बड़ी बातें करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े उनके साथ लोग आ गए हैं, उनके पास जनता आ गई है। लेकिन हकीकत इस बात की है कि जो पार्टियां सत्ता में हैं, वो उनके अधिकार और हक के लिए किस तरीके से काम की हैं और आगे करेंगी, इसका विजन होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने इस समय अपने यहाँ जो सम्मेलन कराया है, उसके सामने आपको, जनता के सामने हमने एक विजन को रखा है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने में अग्रगणी भूमिका इंडिया के तहत निभाने जा रही है। और इंडिया जो हमारा गठबंधन बना है, ये गठबंधन का जो विजन है वो पीडीए है, क्योंकि सामाजिक न्याय के सिद्धांत की लड़ाई लड़ना ये हम लोगों का काम है। और हम निश्चित रूप से भारत को तभी मजबूत भी कर सकते हैं जबकि इन सारे लोगों को एक बराबर की हैसियत में और हिस्सेदारी में लाएं, ताकि भारत वास्तविक विश्व गुरु बन सके। क्योंकि 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अनाज देके आप कभी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, उनको शिक्षा पहुंचा करके, उनको सस्ती चिकित्सा पहुंचा करके, उनको अच्छे रोजगार पहुंचा करके, उनको जो आरक्षण आर्टिकल 16 के तहत दिया गया है, उसमें संविधान में बिना संशोधन और परिवर्तन किए भारतीय जनता पार्टी ने सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम किया, ताकि आरक्षण जो है समाप्त हो जाए। बिना संविधान बदले इस तरीके से आरक्षण समाप्त करने की जो इनकी नीतियां हैं, उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि आप जातीय जनगणना कराएं, उसके और हक और हुकूक के लिए हम जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। और समूचा इंडिया इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि वास्तव में भारत जो है इन्हीं में बसता है, इन्हीं से आगे चलता है। और अगर ये पीछे रह जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, सवाल यह है कि अब आप अकेले ही दावेदार नहीं है पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के। आप देख रहे हैं कि इंडिया नाम का गठबंधन तैयार हुआ है और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके अलायंस की यानी इसके गठजोड़ की लगातार कोशिश की जा रही है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 साल, करीब करीब 6.5 साल योगी जी की सरकार को हो गए, करीब 9.5 साल देश की केंद्र की सरकार को, मोदी जी की सरकार को हो गए, और जो योजनाएं दी, जिस तरीके के जो वादे किए थे वो तो आपने पूरे नहीं किए, और आप सिर्फ जाति गोलबंदी की राजनीति करते रहे। और यही वजह कि आपको उन ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ में लेना पड़ा, जो लगातार अलग अलग मंचों से आपको ही कोसते रहे। तो कोशिश कहीं आपके मन में भी कहीं कुछ घबराहट है कि जो पिछला वोट बैंक है वो खिसक सकता है, इसलिए निषाद पार्टी भी साथ में है, अपना दल भी साथ में है, सुहेल देव भी साथ में है। ओम प्रकाश सिंह साहब, आपसे सवाल है जी। जी जी महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव आता है, कोई भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आता है, तो इस बात की बहस जरूर होती है, खास तौर से पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक मतों पर लेकर के अक्सर डिबेट होती है और होना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 2014 से ये पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसका उदाहरण यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पिछड़ा वर्ग है, तब से लगातार केवल भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करा रही है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। हमें दूसरे पार्टियों की तरह 2022 में एमवाई का नारा और 2024 जो भावी लोकसभा चुनाव है उसमें पीडीए का नारा। पीडीए मतलब कि एक वर्ग का वोट तो उनको पहले ही कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, सवर्णों का वोट जिसमें राजपूत, ब्राह्मण,
जिसमें भूमिहार और तमाम जातियां आती है, वो सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा था कि पीडीए, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, आप देखिए कि जितने भी चुनाव हुए हैं, और इन्होंने, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जातिवाद का मुद्दा है, और जातिवाद के मुद्दे पर इन्होंने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां वहां इनको हारना पड़ा। रामपुर और आजमगढ़ इनका गढ़ था, और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा में जाति समीकरण देखा जाए तो एमवाई फैक्टर बहुत बड़ा वो रखता था, स्थान रखता था। लेकिन वहां हुआ क्या, कहा गया इनका एमवाई फैक्टर। अब पीडीए देखिए, जिनकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, आज ये बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ उनका हक दिया होता, उनको न्याय दिया होता, उनको सम्मान दिया होता, तो आज इनको छटपटाहट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी 2014 लोकसभा में पिछड़ा वर्ग ने केवल हमारे ऊपर विश्वास किया, 2017 विधानसभा में केवल विश्वास किया, लेकिन 22 में क्या किया, 19 में क्या किया, उन्होंने देखा कि इस 5 वर्षों में इस पिछड़ा वर्ग को जितना सामाजिक न्याय उनको मिला, उनको हक मिला, उनको सम्मान मिला, उनकी आवश्यकताएं तक पूरी हुई, इसलिए पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत 39 साल बाद, 2022 में 39 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, पूर्ण बहुमत की सरकार, और केंद्र में भी हमारी सरकार बनी। रही लोकसभा की बात, 2014 में 73 सीट तक हम पहुंचे, 2019 में हम 64 सीट तक पहुंचे। इसलिए पहुंचे कि सारा सब समाज, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, नारा और ऐसे कुछ होता नहीं, एमवाई पीडीए हमने करके दिखाया। अगर उस पिछड़ा वर्ग को हमने आवाज दिया है, पिछड़ा वर्ग को अगर हमने स्वास्थ्य बीमा दिया है, हमने बिजली दिया है, जनधन खाता दिया है, हमने उनको सारी आवश्यकताएं उनकी पूरी की, इन्होंने क्या किया? हम कहते हैं कि चुनाव मैदान में जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या हमारे कपीस भाई की समाजवादी पार्टी हो, ऐसा तो है नहीं आम आदमी पार्टी की तरह कि मेरी सरकार थी नहीं, तो 4 बार सरकार थी, तो कपीस भाई बताएंगे कि हमने 4 बार मेरी सरकार थी, और हमने उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से पिछड़ा वर्ग के लिए हमने ये काम किया। हम तो डंके की चोट पर करते, हमारा मुद्दा ही विकास है। अगर इनका मुद्दा परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण का है, तो हमारा मुद्दा जो है वो खास तौर से रहा और रहेगा, वो मुद्दा रहेगा विकासवाद का। उत्तर प्रदेश में 2017 से जो चुनाव हुए उसमें खास 2 ही मुद्दे रहे, एक मुद्दा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और एक था उत्तर प्रदेश का विकास। विकास हुआ, दूसरी सरकारों में भी विकास हुआ, लेकिन वीआईपी जिलों का हुआ, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं जो इनका गढ़ था, जो 2019 में गंवा दिया, खो दिया, उस गढ़ में इनकी करारी हार हुई। बताइए ना, बदायूं, कन्नौज, ये सब क्षेत्र किसका था? रामपुर, आजमगढ़, इन्हीं का था, लेकिन सब जगह इनको हार का सामना करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि कथनी और करनी में जनता अंतर अब समझ चुकी है, उसको आप बरगला नहीं सकते, आप तो उसको नारों से जीत नहीं सकते, आप उसको आपका पक्ष आ गया। जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी, ओबीसी वोट बैंक के मन में क्या चल रहा है? इंडिया की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ? अभी तक तो एनडीए के साथ ही खड़ा नजर आता है, और अब तो सुहेल देव पार्टी भी उनके साथ है, अपना दल पहले से ही, निषाद पार्टी पहले से ही है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को तोड़ना इतना आसान नहीं लगता। देखिए, मुझे लगता है कि ओबीसी का अगर आर्थिक आधार देखेंगे तो पूरे भारत में वो खेतीहर जातियां हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, और उसमें भी बड़ी संख्या अति पिछड़ों की है, तो मतलब छोटे सीमांत किसान है। और अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे कि भाजपा जो मतलब रामराज परिषद से लेके जनसंघ से होती हुई आरएसएस की वर्तमान पौध जो भारतीय जनता पार्टी, इनका भला किसानों से क्या लेना देना रहा? अगर दुर्घटना से एक आध चुनाव में किसी प्रदेश में ये ले लिए हो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर किसान आंदोलन
या किसान, मतलब जिसे आप ओबीसी शब्द दे रहे हैं, ओबीसी ही देख लीजिए, तो इनके जितने भी आंदोलन हुए, इसी अवध में एक आंदोलन हुआ ना, स्टोरी के ये तो पत्रकार रहे हैं ओम प्रकाश भाई, तो वो मुसलमानों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जिन जमींदारों के खिलाफ था, 28 मतलब प्रकार के जो टैक्स लेते थे बलात्, बाबा रामचंद्र मदारी पासी लड़ रहे थे, वो उन्हीं जमींदारों के लिए था जिन जमींदारों की कुटिया में रामराज परिषद और जनसंघ और संघ के लोग भोजन बैठक विश्राम करते थे। तो ये तो शुरू से मनुवादी चरित्र के लोग रहे। अब आपको लगता है कि ये भला ओबीसी और पिछड़े से इनका क्या लेना देना? दूसरी चीज, जिस किसान की बात कर रहे हैं, ये मैं आंकड़ा बता दूं इन्हीं का, अगर किसानों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़े जो नीति आयोग का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में औसतन जो राज्यसभा में इनके वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था, 16,80,000 कुल ऋण है किसानों पे, औसत 1 लाख ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं है 1 लाख। वो 1 लाख का कर्जा सीमांत किसानों पे इतना दबाव डालता है कि प्रतिदिन 2300 किसान भूमिहीन हो रहे पूरे भारत में। उसमें सबसे अच्छा रेशियो 1,77,00,000 किसान परिवार उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा रेशियो यहाँ है। वो भूमिहीन होके क्या होते हैं? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरों की सबसे बड़ी योजना की क्या है? मनरेगा है। मनरेगा का 30,000 करोड़ रुपया बजट में क्या किसने काट लिया? नेहरू जी ने। बजट में इस साल इन्होंने काट दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? 40 दिन मिल रहा रोजगार मनरेगा में, और ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। इन्हीं जनरल माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 1,23,00,000 लोग इसी उत्तर प्रदेश से 2020-21 में माइग्रेट होके दूसरे मेगा सिटी में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता गए हैं। तो और वहां कोई पैकेज पे नहीं जा रहे हैं, स्लम में रह रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्शन में, और वो मैक्सिमम पूर्वांचल के हैं। जिस घोसी में उपचुनाव होने जा रहा है, इसके पहले जो सुनामी आई थी उसमें वही असंगठित सेक्शन के मजदूर, आप अगर जैसे अवध क्रॉस करेंगे, बस्ती से लेके अंबेडकर नगर, फिर आगे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर में एकदम साफ थे, कहीं किसी जिले में एक नहीं तो पूरा नहीं पाए थे। तो स्वाभाविक है कि मैसेज वहीं साफ मिल गया था। तो ये किसी भी अंचल में देख लीजिए, बुंदेलखंड में जो दिक्कत है, बुंदेलखंड में आप जानते हैं सबसे गरीब क्षेत्र है, एरिड जोन है, वहां कोई बुनियादी चीज नल लगा रहे हैं, अरे ग्राउंड वाटर डार्क जोन में है, नल किसको दिखाने के लिए लगा रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे जो जाट भाई हैं, वो चाहे मतलब रेसलर बहनों का मुद्दा रहा हो, किसान आंदोलनों का रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी अगर अपमानित करने की दृष्टि से देखिए, या इनकी हिस्ट्री और थोड़ा लेटेस्ट मैं बता दूं कि ये ओबीसी का आंदोलन जो जन सहभागिता का है, चाहे प्रशासनिक सर्विस में सहभागिता हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व में सहभागिता हो, वो जाहिर है कि मंडल आयोग की देन है। मंडल आयोग का विरोध किसने किया था? बीपी सिंह की सरकार किसने गिरा दी थी? भाजपा वाले ही तो गिराए थे। और मोहन भागवत का कमेंट का बिहार में जो दिए थे वो भूल गए लोग। आरक्षण पे इनकी क्या सोच है मालूम नहीं है। आज आरक्षण को कैसे खत्म कर दिया गया? सरकारी सर्विस 9 लाख से अधिक पद खाली हैं, और नियमित सरकारी सर्विस जो है ब्रेक की जा रही, आउटसोर्सिंग के हवाले किया जा रहा। वो किसके लिए किया जा रहा? जाहिर है कि जिन सवर्णों की बातें कर रहे हैं पीडीए पे, इन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है। सवर्ण के लड़के तो अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं पैकेज पे। आप जाहिर बात है कि आउटसोर्सिंग के तहत जो एक गरीब दलित पिछड़ा मतलब आबादी के परिवार का एक आदमी अगर 40,000 50,000 वेतन पा रहा था, तो पूरे परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा था, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, उसे आप 8,000 10,000 के हवाले कर दिए। तो स्वाभाविक है कि ये सुनियोजित ढंग से आरक्षण खत्म किया गया। तो ये आरक्षण को खत्म ये करें, किसानों को सुनियोजित ढंग से खत्म करके दिहाड़ी मजदूर बनाए, और उसमें भी चूंकि वर्ल्ड बैंक का आदेश है कि 40 करोड़ मजदूर हमको चाहिए शहरों के लिए, गांव को उजाड़ना है, तो सुनियोजित रूप से गांव को ये उजाड़े। तो इसमें शिकार कौन हो रहा? मानस जी, अति पिछड़े दलित ही तो हो रहे हैं, स्वाभाविक बात है। तो ये भुलावा दे के आप मुस्लिम फोबिया पैदा करके आप उनको वोट के दिन हिंदू बना लीजिए, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर लीजिए, लेकिन आपका जो वर्ग चरित्र है, आप जो सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, अगर साथ ले जाते मित्र, तो अखिलेश यादव कुर्सी काहे गंगाजल डालते, काहे सीधी में कोई पेशाब करने वाला व्यक्ति यही मिल जाता भाई, इन्हीं के मतलब आरएसएस के संस्कार वाला ही क्यों मिल जाता? क्यों कोई इंद्र मेघवाल की मटकी तोड़ने वाला टीचर ठाकुर छह सिंह सरस्वती शिशु मंदिर का ही मिल जाता? और जाहिर बात है कि प्रचार और इवेंट के बल पे आए हैं। अब तो सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य का बजट प्रचार में लगा दीजिए, और इसके पहले की भी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कई बार मैं बता चुका हूं कि ये तो माघ मेले में स्कूटर के नंबर से 34 लाख का कूड़ा भेज दिए थे।
हाँ, भ्रष्टाचार अगर लालू यादव करते तो चारा घोटाला हो जाएगा, अयोध्या की जमीन नीलाम करना हो वो भी कर लेंगे। कह रहे हैं सबका साथ, अरे पिछड़ों को कई बार मैं बताया हूँ, पिछड़ों के साथ जो न्याय की बात है मित्र, उच्च सदन में कितनी सहभागिता दी है। ये हमारे सुबसपा के मित्र मिले, एक सांस में पिछड़ों का नाम ये लोग लेते हैं कि पासी, खटीक, धुनिया, मतलब कई की कोयरी एक सांस में लेते हैं ये लोग, रटे हैं। तो ये जरा ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 26 जातियों का नाम भी लेते हैं। हाँ नहीं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये पूछ ले कि उच्च सदन में 33% बाबा के सजाती क्यों है भाई। हम कह रहे हैं कि बाबा को पूरा दे दीजिए, उसे राजपूत सदन बना दीजिए, लेकिन पिछड़ों का नाम क्यों लेते हैं? पिछड़ा क्या एक भी आपको योग्य नहीं मिला आपको? चलिए जयप्रकाश जी, इस चर्चा को स्वाभाविक बात ये है। और तो और सुनिए, 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 बीसी इन्हीं के हैं, सजातीय। और ये नियुक्तियां कैसे कर रहे हैं? 13 असिस्टेंट प्रोफेसरों में 11 सजाती कर रहे हैं। और अगर वो सजाती ठीक से नहीं करेगा तो गोरखपुर में बाबा ने हैसियत बता दी अपने सजाती को भी, कैसे गुंडा राज से काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, राधा मोहन अग्रवाल क्या हमारे विधायक हैं? किस पीड़ा से वो कह रहे थे अपने सजाती बहन बेटियों के पिताओं से कि भैया ठाकुरों का राज है, ऐसे रहो? हमारे विधायक नहीं थे। तो स्वाभाविक है कि इस गुंडा राज को अगर आप ये कह रहे हैं, जो एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, नीति आयोग के किसी मानक पे आप, मैं चुनौती देता हूं, आप स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, इंडस्ट्रियलाइजेशन या माइग्रेशन, किसी भी रिपोर्ट में आप बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधार के हमें बता दीजिए, तो हम मान लेंगे नहीं भैया राम राज आ चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका पाखंड पिछड़े दलित जान गए हैं, और इनकी विदाई है, ये जो हताशा है, निराशा है, वो सब यही दिखाता है कि भगवान राम के बजाय राम को अपमानित करने वाले, चाहे वो निषाद पार्टी के वो ऐसा शब्द बोले थे भगवान राम के बारे में, या ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलते रहे योगी जी के बारे में, वो कहने लायक नहीं है। अब उन्हीं के शरण में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चलिए, तो राजनीति की बात है, किसी से दुश्मनी, कभी किसी से दोस्ती। लेकिन रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए रोहित जी, हिंदू गौरव दिवस मनाया भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि ये पिछले साल भी आयोजन हो सकता था, लेकिन इस साल ये आयोजन हुआ और आपने देखा बड़ा जमावड़ा लगा। तो एक कोशिश तो है ये कि जो पिछड़ी जातियां, जो दलित जातियां जो हिंदू समाज से आती हैं, धर्म से, उनको एकजुट करने का एक मास्टर प्लान तो बीजेपी ने तैयारी कर लिया, और उसका आपने देख भी लिया आपने वहां पर किस तरीके का आयोजन हुआ। तो जिस तरह से 2014 का आपको चुनाव याद होगा कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए थे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। इस बार कल्याण सिंह का नाम है, राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे, उनके नाम पर कल हिंदू गौरव दिवस मनाया गया, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मानस जी, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे को स्वयं दिखा देती है। अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे नारा देने से कुछ नहीं होगा, और खुद ही कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। मतलब खुद ही विरोधाभास भाषण देते हैं और खुद ही दिखा देते हैं कि कितना ज्यादा इनको सत्ता से प्यार है कि कुर्सी के लिए किसी भी स्तर से ये गिरने को तैयार है। इनका क्या लेना देना है कल्याण सिंह जी से? कल्याण सिंह जी को भाजपा से निकालने वाले अब कल्याण सिंह जी के नाम को बेचने का काम करेंगे। भाई, कल्याण सिंह जी को अपनी पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्यों निकाला था अपमानित करके कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से? जवाब देंगे। कल्याण सिंह जी से वोट लेने के नाम पे तो कल्याण सिंह जी का नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं, परंतु कल्याण सिंह जी से जब सम्मान देने की बारी थी तब भारतीय जनता पार्टी से उनको जुदा कर दिया था, और कल्याण सिंह जी को संघर्ष करके अपनी पार्टी बना के आगे बढ़ना पड़ा था। फिर जब कल्याण सिंह जी का नाम आता है तो परिवारवाद याद आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को याद आता है, नहीं आता है? परिवारवाद, बेटा सांसद, पोता मंत्री, अगली जनरेशन लाइन में है, वो भी विधायक बनेगी। तो ये कल्याण सिंह जी का नाम लेने वाले या तो ये बताएं कि भाई उनका अपमान क्यों किया, और या ये बताएं कि भाई अगर वो इनके हैं तो भाई वो परिवारवाद की बात कैसे करती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए रह गया है। ये खुद कहते थे कि हम 24 घंटा 365 दिन काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? सत्ता पाने के लिए। हम चुनावी मोड में रहते हैं। ये इनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो जो आदमी को सत्ता मिल जाए उसके बाद वो जनता की मन की बात सुनने की बजाय अपने मन की बात सुनाए, ऐसे लोगों की बात का क्या ईमान धर्म? अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि 2014 से हमने क्रांति ला दी, जनता ने हमें ये दिया वो दिया, इतना मैंडेट दे दिया, प्रदेश में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार। बिल्कुल दिया जनता ने, आप 2-2 बार दिया।
उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि सरकार रिपीट हुई हो, जनता ने वो भी आपके साथ कर दिया कि आपकी सरकार रिपीट करा दी। उसके बाद आपने जनता को क्या दिया? 200 रुपए किलो टमाटर, 1150 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को बेरोजगारी, क्या दिया आपने? आज आप अखबार उठा के देखिए मानस जी, आप कोई भी अखबार का पन्ना खोल के देख लीजिए, उसके अंदर आपको छिनैती, डकैती, महिला उत्पीड़न की अगर खबर ना मिले तो बताइएगा, जबकि सारे अखबार बिके हुए हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो आप स्थिति समझने की कोशिश करिए। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था से तो आपका चाल चरित्र चेहरा तो अखबार बता रहा है कि अखबार की हेडलाइंस होती है कि कहां पे चेन छीन गई, कहां पे डकैती पड़ गई, कहां पे महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई। स्थिति ये है कि इनकी लखनऊ की मेयर एक अस्पताल में गई, वहां पे गुंडाई करना शुरू कर दिया। स्थिति हो गई कि बाकी मरीजों को इतनी तकलीफ हो गई, प्रबंधक ने जब आवाज उठाई तो कह रही है बुलडोजर से गिरवा दूंगी अस्पताल को। मतलब आप राजशाही का अंदाजा समझिए कि जो अभी अभी मेयर बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके अंदर इतना दम आ गया कि वो अस्पताल ही गिराने की बात कर रही है। अस्पताल बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, अस्पताल गिराने के लिए तत्पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्थिति ये है कि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। जिसको भ्रष्टाचारी कहेंगे अगले दिन उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे। जी जी, अग्रवाल साहब दोबारा आएंगे। सुभाष जी हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए काफी देर से, उनके पास भी चलना है। सुभाष जी, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है? घोसी के चुनाव में राजभर जी की अग्नि परीक्षा है, कुछ डर का माहौल नजर आ रहा है भैया आप लोगों को? मानस भैया, कोई डर का माहौल नहीं है और कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से मजबूती के साथ घोसी का उपचुनाव लड़ रहा है और पिछली बार की ज्यादा वोटों से इस बार दारा सिंह चौहान जी प्रचंड मतों से जीतेंगे। 5 तारीख को वोटिंग है और 5 तारीख को काउंटिंग, आप देख लीजिएगा। तो सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी कोई संघर्ष नहीं कर रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जहां जा रहे हैं, राजभर समुदाय पूरी तरह उनके साथ में खड़ा हुआ है और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ। तो कोई डर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं, पूरी तरीके से भय व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर है, कोई भय नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, कई प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो डर तो हमें नहीं है। जिनको डर है वो डरे भैया, हमको उससे क्या मतलब, लेकिन हम तो बिल्कुल सुकून से हैं। बहरहाल बात चल रही थी 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही थी, एनडीए की बात हो रही थी, INDIA की बात हो रही थी। तो वास्तविकता है, वही चीज फिर दोहराऊंगा कि कौवे का नाम हंस रख लेने से वो दाना मोती नहीं चुकेगा, दाना ही चुकेगा। तो ये लोग जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन जो हुआ, ठगबंधन, ये सिर्फ एन केन प्रकारन अपने आप को जेल जाने के डर से बचाने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं कि एन केन प्रकारन 2024 की सत्ता को हथिया किया जाए, तो भैया जितने भ्रष्टाचारी और जितने भी घोटालेबाज एक मंच पर इकट्ठे हुए जेल न जाए। और ये आज लोग घोटालेबाजों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एनडीए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल विपक्ष का काम आरोप लगाना। मेरे जयप्रकाश भैया ने बिल्कुल बहुत अच्छा जिक्र किया था कि जो ओबीसी वर्ग के अंदर जो लोग आते हैं, उसमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं किसान लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ में क्या कर रहा है मेरे भैया, ये भूल गए कि किसान सम्मान निधि इससे पहले नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डायरेक्ट उन किसानों के खाते में आता है, थोड़ा गणित निकाल लो। 17 रुपया रोज सम्मान निधि है, क्या सम्मान निधि है? इतना जल्दी अपन तो शुरू करेंगे, शुरू सुना पहले 17 रुपया प्रति सम्मान निधि है वो। अरे फिर मैं बात सुना, अरे भैया वाह, गजब अर्थशास्त्री। मैंने सुना क्षमता में ना आता 17 रुपया रोज सम्मान निधि है। वाह भाई वाह, बोलो मानस जी, आप तो बुला लीजिए, बोलो आप कंप्लीट करिए अपनी बात। सवाल इस बात प्रकाश भैया इतनी जल्दी कहाँ बिल बिलाने लग गए? शुरुआत की है, अरे यार अभी तो शुरुआत की, मेरा सुनिए ना। मैं आपके तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी यादव को हैरान कर रहे थे, तुम यहाँ शुरू हो गए बिल बिलाना। तुम्हारा दोष नहीं है, गंगोत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे यादव जाति को हैरान कर रहे थे, तुम भी यहाँ संसदीय शब्द शुरू कर दिए, बिल बिलाना वगैरह। तो भाषिक दरिद्रता तो दूर कर लो। और मैं ये कह रहा हूं कि 17 रुपया औसत प्रतिदिन आएगा, उसे सम्मान निधि नहीं कहा जाएगा, अपमान निधि है। अन्नदाता का राष्ट्र है, अब किसान बनते हो, किसानों के अपमान को कह रहे हो सम्मान निधि है। जवाब दीजिए सुभाष जी। ये बोलने का मौका देंगे तब तो। मेरे सवाल जवाब देने से पहले इसके अंदर बता दो, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों यादव जाति का अपमान किए? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हैरान कहे? पहला ये और दूसरा 17 रुपये, जवाब दे दो।
अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके क्यों ईरान शब्द बोले, माफी मांग लीजिए। दूसरा 17 रुपया को आप सम्मान मानते हैं तो मैं भी मान लूंगा, दो ही उत्तर दे दीजिए। सुनोगे तब तो उत्तर दूंगा, सुनने की क्षमता नहीं आपके अंदर, आप तो बिलवाने लग जाते हो अभी से। यानी आपने घर बदला है लेकिन आपकी प्रवृत्ति अभी भी सपा वाली अरे भाई उत्तर दो, ये प्रवृत्ति सपा की आपने रख ली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश ईरान शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया था। जो सवाल किया गया था उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि पूर्वांचल के अंदर एक कहावत पहले से प्रचलित है, उन्होंने इस कहावत का जिक्र किया था और उस कहावत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव जी को टारगेट किया था कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे ही खुलती है। सुन लीजिए, ये बताइए कपिल जी ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के एक इतने डेमोक्रेटिक और आधुनिक अप्रोच के आदमी का 12 बजे खुलती है। आपने कपड़ा बदल दिया है। अरे आप एक जाति का अपमान करने बैठे हैं, आप कहें कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। कांग्रेस पार्टी गई है, पितरों का अपमान। अरे हम इंडिया के हिस्से हैं, हम इंडिया के हिस्से हैं, लेकिन आप यादव जाति की बुद्धि 12 बजे खुलती है कैसे कर सकते हैं? लीजिए भैया खबर चलाइए, एक ब्रेकिंग खबर चलाइए मानस जी, एक ब्रेकिंग खबर चलाइए। बसपा के प्रवक्ता ने कहा कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, इनको चाहिए पिछड़ों का वोट, ये पिछड़ों की रहनुमाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की बुद्धि खुलती 12 बजे। सुनिए इनकी, लीजिए ठीक है। अखिलेश यादव को मतलब समझते हैं, अखिलेश यादव का मतलब जानते हैं। सपा के प्रवक्ता बने रहिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बने रहिए, आप सपा के प्रवक्ता बने रहिए। आखिर में दोनों जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे आप? दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे? अरे भाई मीडिया अलायंस नहीं है। अरे तुम भाजपा की क्यों बात करते हो? तुम भाजपा के प्रवक्ता क्यों बनते हो? ओम प्रकाश जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए, कुछ कह रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही आप। ओम प्रकाश जी। नहीं, मैंने मानस जी ये कहा कि पहले तो डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। लाखों मैं बिल्कुल बार-बार ये निवेदन करता हूँ, क्या ये तू मैं मर्यादा की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। मर्यादा की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे सारी मर्यादाओं को तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब मर्यादाओं की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मर्यादा की बात अच्छी नहीं लगती है। सुनिए ऐसे की बात न करें, डिबेट के अंदर दिख रही विपक्ष की मर्यादा, अपने बारे में और दूसरे के बारे में वो ये विपक्ष की मर्यादा है। सारे लोग एक साथ बोलिए, इससे नहीं बिल्कुल सब लोग, मेरा आप सभी से बहुत निवेदन है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल अपनी अपनी बारी पे आइए। देखिए कर्मवीर आजाद जी बहुत धैर्य से हम लोग को सुन रहे थे। क्या ये मजाक रखा है डिबेट पर? बिल्कुल एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम सभी से अपने सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि बहस अरे तो परीक्षण शिविर चलाए तो थे आप लोग, परीक्षण शिविर चलाए तो अपने साथियों को क्यों नहीं सिखाए सही से कि कैसे डिबेट किया जाता है? परीक्षण शिविर में क्या कर रहे थे? मौज मस्ती, खाना पीना हो रहा था परीक्षण शिविर में। आप ही ने तो चलाया था ना परीक्षण शिविर, अपने साथियों को सिखाया होता कैसे डिबेट किया जाता है। अब क्यों बोलने लगते हो दूसरे की बारी में? तब तो सबसे पहले पूछ जाते हो दूसरे की बारी में, तब तो मर्यादा की बात करने लगते हो। जब जनता को देने की बारी आती है तब आपको मर्यादा याद नहीं आती है। लेते समय आपको सारी मर्यादा चाहिए, सम्मान चाहिए, पर सम्मान दोगे नहीं। ये कौन सी मर्यादा की बात है भाई? अरे सम्मान लोगे लेकिन सम्मान चाहिए भी, झोला भर भर के सम्मान चाहिए। राजभर जी ने इतना सम्मान किया आपका झोला भर भर के, लेकिन अब सम्मान देने की बारी है, सम्मान दोगे नहीं। अरे राजभर जी ने आपका कब सम्मान किया है? बोरे भर भर के सम्मान दिया आपको। चल सन्यासी मंदिर में आगे क्या बोला था याद है? भूल गए? झोला भर भर सम्मान दिया आपको राजभर जी ने। देखिए मैं सबको पूरा मौका देता हूँ, लेकिन आप लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे विदेश बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अरे भाजपा प्रवक्ता चुप होंगे तब तो कोई दूसरा बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मर्यादा खाली अपने लिए सम्मान, इनको मर्यादा सिखाने में तो आधा घंटा से बोल रहे हो भाई, इनके पास आवाज नहीं होती है। मर्यादा पहले आपने तोड़ी है। अरे मर्यादा सिखाने में भाषण दोगे यार, एक बार हो गया चुप रहो। गजब बात है, भाषण सुन इतना बोल गए और एनडीए गठबंधन बिलबिला रहा है, ये हार का प्रतीक है। इंडिया हंस रहा है, एनडीए बिलबिला रहा है, यही है हार का प्रतीक।
और देखिए ना आपके जो साथ जो सियासी परिदृश्य बना हुआ है, आप देख रहे हैं कड़वाहट किस स्तर तक पहुंच गई है। देखिए कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे आनंद जी, इस कि पर तो कहीं निगाह चाय नहीं होगी, फेंकी जा रही है, इस पर तो कहीं बिल्कुल कहीं डिस्कस जूते नहीं लग होगी। रहे हैं, भाषा की मर्यादा टूटती चली जा रही है। और लोग जो है, आप देखिए जूता और स्याही तक के कांड हम लोग देख रहे उत्तर प्रदेश में। क्या ये अच्छा लगता है, क्या ये शोभा देता है हम लोगों को? तमाम दर्शक है हमारे जो देखते हैं, लाखों की संख्या है उनकी, वो देखते हुए तो क्या सोचते हैं हमारे राजनीतिक जो हस्ती है जिनको हम लोग फॉलो करते, तमाम फॉलोअर्स है आप लोगों के, तो उसकी मर्यादा बना के रखिए। करमवीर आजाद जी, जो उत्तर प्रदेश में परिदृश्य बन रहा है, जिस तरीके की मारामारी मची हुई है, देखिए सभी सियासी दलों को, देखिए राजनीति में सभी सियासी दल अपनी तरफ से जोड़ करते हैं, गठजोड़ बनाते हैं, लेकिन जो ओबीसी वोट बैंक को लेकर के जिस तरह की हम लोग खींचतान देख रहे हैं, तमाम भाषा की मर्यादाएं टूट जा रही है, लोग अनाप शराब बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जूता चल रहा है, स्याही फेंकी जा रही है। आखिर इतनी मारामारी है तो सिर्फ 40% वोट बैंक के लिए, और ये कौन तय करेगा कि ये वोट बैंक कहां जाएगा, एनडीए में जाएगा या इंडिया में जाएगा? और अभी तो मायावती जी का भी बहुजन समाज पार्टी में बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी यानी जो दलित वोट बैंक है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ओबीसी के साथ दलित वोट इंटैक्ट नहीं होगा, वो साथ में नहीं जुड़ेगा, तो क्या 80 में 80 का लक्ष्य पूरा हो सकता है? मानस भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मानस भाई, एक बात भी, इस बात पे अभी बहुत हमारे सिंह साहब, जो प्रकाश सिंह जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और कपिस भाई और पांडे जी, चूंकि बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत रिसर्च करके आते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो पांडे जी की बात में बहुत गौर से सुनता हूँ। और बहुत ही विद्वान लोग बैठे हैं। कपिस भाई के साथ मुझे लग रहा है दूसरी तीसरी बार कई डिबेट है मेरी। कपिस भाई भी बहुत विद्वान है। मैं एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए मैं एक बीजेपी की जो एक नीति है जो बैकवर्ड के लिए, मैं बार बार अपने बात में ये कहता हूँ, अगर हमें युद्ध जीतना है तो उनके समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा। और एक ही चीज में नहीं, कूटनीति, राजनीति, हर तरीके से बीजेपी के पास इतना कुछ भरा पड़ा है कि वो किसी भी परिस्थिति में जाकर के आपका वोट बटोरने के लिए क्या क्या कर देगी। अभी चूंकि सिंह साहब ने आजमगढ़ और रामपुर की बात की है, और मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आजमगढ़ का समीक्षा किया हूं। मैंने समीक्षा की है क्योंकि मैं वहां से विधानसभा भी लड़ चुका हूं एक छोटे से दल से, तो मैं विधानसभा लड़ा और उसका जो गहन अध्ययन किया। आप लोग उस बिंदु पे कोई चर्चा नहीं होती। इन्होंने अन्य दलों के वोटरों का वोट कटवाने का काम किया बीजेपी के लोगों ने, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया बीजेपी के लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं, और ये षड्यंत्र फिर कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इंडिया के 26 घटक दल हैं, इनको ग्राउंड लेवल पे जा करके अगर वाकई में चुनाव लड़ना है, इनसे भिड़ना है, तो ग्राउंड लेवल पे जा करके इनके बराबर सोचनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका विरोध अभी से करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब रही बात दूसरी कि ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी जो बीजेपी के घटक दल है, या और भी बहुत सारे बैकवर्ड के लोग जो बीजेपी के घटक दल है, कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान सुना था मैं, तो वो बनारस में भाषण दे रहे थे सपा के मंच से, तो कहे कि देखा तोहन के हुरन से कूचल जाई। यही स्टेटमेंट था बीजेपी वालों के लिए, वो ओम प्रकाश राजभर का ये स्टेटमेंट। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा? आज इस पाले में है तो कुछ बयान दे देंगे, आज उस पाले में है तो कुछ बयान दे देंगे। अभी कल इन्होंने सीधे सीधे बयान दिया कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती। मतलब इतनी बड़ी बात कही, और खुद बैकवर्ड समाज से है। ये केवल कंट्रोवर्शियल बयान दे करके ये अपने आप को
बनाए रखने का केवल एक इनका जो वो कह सकते हैं कि इनकी रणनीति है कि हम कैसे बने रहे, मतलब इस तरीके का ओछी, जिसे कहते हैं ओछी राजनीति करने का एक जो तरीका इनका है कि अभी 7-8 महीने पहले 7 साल भर पहले जिस समय सपा के मंच से कि मैं जो है ये कर दूंगा, वो उखाड़ के फेंक दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, आज वही जो है भाजपा के गोद में बैठे और भाजपा प्यार से उनको सहला भी रही है। तो ये और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। देखिए, आपको मैं बता दूं 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने किसके चेहरे पे चुनाव लड़े थे? प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। पूरा बैकवर्ड समाज पूरा पोलराइज हो गया कि नहीं चलो बीजेपी एक बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या आप ये देख लीजिए। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, आज मैं इस टीवी मंच से मैं बताना चाहता हूं आपको। बाबा साहब ने चावड़िया ताल का जो जल सत्याग्रह किया था 20 मार्च 2027 को किया था, 20 मार्च 2027 को, और श्री अखिलेश यादव का 5 कालिदास मार्ग 20 मार्च 2017 को गंगा जल और गौमूत्र से धुला गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत कार्य किया गया था। इस पर आपको सोचने की जरूरत है, विवेचना करने की जरूरत है कि 20 मार्च ही क्यों निर्धारित किया गया, 21 मार्च क्यों नहीं किया गया, 19 मार्च क्यों नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा, मतलब ये आरएसएस की जो नीति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो नीति है, ये केवल जितने हमारे संत महापुरुषों ने विरोध किया, उस विरोध को ये जो है काउंटर करने के लिए उसी तिथि का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आरएसएस के लोगों ने। आजाद जी, और आप बात देखिए अपनी जगह, लेकिन देखिए कि सियासत में कुछ नजीरें गढ़नी पड़ती हैं और कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपका प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये भी सत्य है, मेरे ख्याल से कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री को सफाई कर्मियों के पैर धुलते हुए किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो सियासत से ओतप्रोत भी हो सकता है, वो अपने सियासी फायदे के लिए सियासी दल तमाम तरीके की चीजें करते, तमाम तरह के काम करते हो, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी हिम्मत दिखाते हो प्रधानमंत्री होकर के, अगर आप दलितों के साथ उनके पैर धोकर के उनके साथ आप बैठते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ, तो देखिए एक मैसेज देने में, तो एक संदेश देने में तो पार्टी कामयाब होती है। ये काम तो बहन जी भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने दूरी बना के रखी इतनी? वो ऊपर बैठी थी मंच पे, नीचे दलित जमीन पे बैठे, दलित छोड़िए तो तमाम उनके अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीन पे मानस भाई बहन जी के बारे में जो आप बता रहे हैं, देखिए ना, हम लोग किस स्तर से निकल करके आए हैं। बहन जी ने अपने समाज को दिखाने का प्रयास किया, जिस मतलब छुआछूत और जाति पाति को उन्होंने केवल दिखाने का काम किया बहन जी ने। मेरा अपना जो विवेचना है, मैं अपना जो सोच सकता हूं कि हम भी इंसान हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो ये लोग, हम राजा अगर बनते हैं तो ये लोग इसी तरीके से वो रहेंगे। वो एक राजनीतिक पहलू आपने लोगों को मोटिवेट करने का। प्रकाश जी के पास जा रहा हूं उनसे जवाब लेना, क्योंकि आप सभी ने उन पर हमले किए तो थोड़ा सा जवाब उनको भी देना बनता है। लेकिन मैं एक चीज आप सभी की विवेचना के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, आप लोग सब लोग स्वयं से मनन करिएगा। इस उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार ने बहुत सारी नजीरें कायम की। जब मुख्यमंत्री निकलती थी तो सड़क पे पानी डाला जाता था ताकि धूल डस्ट एलर्जी ना हो जाए। इस उत्तर प्रदेश में जो राजनाथ सिंह के कार्यकाल तक, मैं खुद स्वयं एक पत्रकार, मैं फील्ड का पत्रकार रहा हूं, मैं अपनी माइक आईडी लेकर के एक जमाने में उनके पास स्कूटर से चला जाता था, अपना माइक लगाता था, कोई पूछता नहीं था वहां पर। अगर किसी ने उस दरवाजे को 5 KD के दरवाजे को अगर आज आम लोगों के आवागमन के लिए बंद किया तो उसकी नींव भी बहन जी की ही सरकार में पड़ी थी, जिसको बाकी सियासी दलों ने फॉलो किया। जो इतना बड़ा आप तामझाम देखते हैं, जब कोई भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी का हो जब निकलता है, तो जो रास्ते जिस तरीके से रोके जाते, लगता है कि जैसे पता नहीं कितना किस तरीके का एक वो सिक्योरिटी वहां पर तैनात की जाती है, इस तरीके का आभा मंडल क्रिएट किया जाता है
कि जैसे सबसे ज्यादा खतरा इसी उत्तर प्रदेश में, तो देखिए इस तमाम कल्चर की जो शुरुआत है ना वो भी बहन जी के समय में ही शुरू हुई थी। तो इसमें देखिए, और यही वजह थी देखिए जनता से जो उनका कटाव हुआ ना, आप बस ये सारे सवाल, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, भाजपा की भी चल रही है और सपा की भी रही है। इस कल्चर पर जरा सा आप लोग पहले मनन करिएगा कि जब आप लोग इस तरीके का आचरण करते तो एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा उसी को फॉलो करता है। देखिए कितना भी बात की जाए वीवीआईपी कल्चर की, ना कभी खत्म हुआ, तो मुझे लगता भी नहीं कि इस परिवेश में कभी खत्म हो भी पाएगा। खैर, ओम प्रकाश जी के पास चलते। ओम प्रकाश जी, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ 2022 का, उसके बाद आपसे जवाब लेता हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि मैं फील्ड का पत्रकार हूँ, यहाँ से कुछ दूर आगे मैं निकला था गोरखपुर की तरफ जाने के लिए, तो रास्ते में बाराबंकी के पास महादेवा के पास एक गांव पड़ा, वहां पर मैं ऐसे उतर के निकला बाहर, तो वहां एक यादव जी खेती कर रहे थे, तो मैं उतर के उनके पास चला गया और मैंने पूछा उनसे कि इस बार भैया वोट किसको जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका, तो मुझे कहने में कोई एतराज नहीं, सरकारी बन चुकी। तो हमने कहा बीजेपी को क्यों देखो, तुम तो यादव, अखिलेश यादव जी कह रहे सारा यादव उनके साथ है। तो उन्होंने कहा कि अपनी आंखों के सामने रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं खुद तो वोट दे ही रहा हूं, अपनी पीढ़ी को भी कह के जाऊंगा कि इनको वोट देते रहना। फिलहाल मेरा ये मत है। तो क्या ये माना जाए कि हिंदुत्व की छतरी के नाम पर आप तमाम जातियों को समाहित तो कर ले रहे हैं, लेकिन जैसा जयप्रकाश जी ने जो तमाम उदाहरण दिए, उनके लिए किया कुछ नहीं गया, उनकी स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो आखिर ये जो हिंदुत्व के नाम पे चाहे अलीगढ़ में आयोजन करें या अयोध्या में, अब 2024 से पहले वहां पर जनवरी में कार्यक्रम होगा ही, पूरे देश में मैसेज जाएगा। आरएसएस की भी योजना है कि गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाएगा इस मैसेज को। तो एक स्ट्रेटजी आपके पास, फुल प्रूफ एक तैयारी है आपके पास। ओम प्रकाश महाराज जी आपका यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराज जी आप तो पत्रकार रहे, आपको तो पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और आज नहीं ओम प्रकाश जी, आपका क्या मतलब है पत्रकार रहे हैं, मतलब अब मानस जी पत्रकार नहीं है? नहीं जरा कृपया सही करिए, मतलब कृपया, मतलब ये क्लियर करिए ना, मतलब आपने कहा पत्रकार रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि मानस जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे ऐसे बात करेंगे अगर भाजपा नहीं, अगर गोदी मीडिया नहीं होगी, भाजपा की बात नहीं करेंगे, वो तो पत्रकार नहीं रहेंगे। आप ऐसे अपमान करेंगे? अरे ओम प्रकाश बताओ पहले, मानस जी पत्रकार हैं कि नहीं है? ओम प्रकाश पहले ये बताओ, मानस जी पत्रकार हैं कि नहीं है? अगर वो भाजपा की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं तो आप कह दो कि वो पत्रकार नहीं है। क्या भाजपा का चाटुकारी खाली पत्रकार होगा? नहीं, वो मानस जी अगर भाजपा की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, वो निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप कह दो कि पत्रकार नहीं है वो। नहीं ओम प्रकाश, क्लियर करो तुम ये। नहीं ओम प्रकाश जी प्लीज, अग्रवाल जी प्लीज, आप जवाब दूंगा, जवाब आना बेहद जरूरी है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जरा एक सेकंड मुझको अवसर दीजिए। रोहित अग्रवाल जो बड़बोले नेता है, जरा इनका मैं जवाब दूं। अरे भैया, इसमें बड़बोलापन क्या है भाई? बड़बोलापन तो आप दिखा रहे हो कि जो आदमी भाजपा की चाटुकारिता ना करे उसको कह रहे हो पत्रकार ही नहीं है, उसी के डिबेट में बैठ के। अरे भाई, उसी की डिबेट में बैठ के उसको कह रहे हो पत्रकार नहीं है। अरे भाजपा की जो चाटुकारिता ना करे, ईमानदारी से पत्रकारिता करे, उसको कह दो उसी के डिबेट में बैठ के कि आप पत्रकार नहीं है। बड़बोलेपन आप कर रहे हो, बड़बोला मुझको बता रहे हो। अरे भाई साहब, मानसिक संतुलन ठीक है आपका, या हार देख के 2024 की हार देख के मानसिक संतुलन खो गया है? 2024 में जो हार दिख रही है उसके बाद आपको मानसिक संतुलन खोता चला जा रहा है क्या? अरे रोहित भाई प्लीज, अच्छा क्योंकि समय का बहुत अभाव होगा और कपिल जी के पास दोबारा मैं जा नहीं पाया हूँ, तो प्लीज जरा सा एक बार ओम प्रकाश जी अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह ये दो कद्दावर नेता रहे हैं, और मुलायम सिंह के मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं है जो सैफई से लेकर दिल्ली तक नहीं गया। लेकिन 50 मीटर की दूरी पर जिस कल्याण सिंह के लिए रोहित अग्रवाल आंसू बहा रहा है, उनकी मौत होने के बाद समाजवादी पार्टी का एक नेता अगर गया हो कल्याण सिंह के मरने के बाद उनके आवास पर, तो रोहित अग्रवाल को चैलेंज है, फोन करके मानस जी को बता देना, एक नेता नहीं गया। नहीं, मैं मौजूद पर कोई नहीं आया। हरियाली आंसू बहाते हो। रही बात हिंदुत्व की, क्यों नहीं मैं हिंदुत्व की बात करूं, क्यों नहीं राम मंदिर की बात करूं, क्यों नहीं काशी कॉरिडोर की बात करूं, क्यों नहीं चित्रकूट मथुरा वृंदावन की बात करूं। जब सरकारें आती है
तो 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो है कब्रिस्तान की दीवार के लिए बनती है। और एक हिंदू जो 80% देश के अंदर है, उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? राम मंदिर बनने पर 500 साल का विवाद खत्म हुआ, कोई गोली चलवाता है राम सेवकों पर, तो कोई जाकर के न्यायालय में विवाद खड़ा करता है और कहता है कि राम एक काल्पनिक पात्र है। ये सबको एक एक का जवाब मिल रहा है और आगे भी चल के मानव जी मिलेगा। जो इन्होंने पाप कर्म किया है, हिंदुओं का अपमान किया और आज भी करवा रहे हैं। आप बताइए कि ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से कह करके रामायण जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसको आप फड़वा रहे, जलवा रहे, आप साधु संतों को आप जो है अपमानित कर रहे हो। इस सब का पाप का दंड भोगना पड़ेगा, भोग रहे हो। आप देखो ना, 400 से अधिक हो गया, हमको भाषण देने लगे। अरे डिबेट करिए, आप ये मंच नहीं हो कि भाई आप तो भाषण दे रहे हैं। अरे हिंदू है कौन? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, गंगा जल डालेंगे। ये जो बड़े बड़े आंकड़े पे कपिल जी से जवाब मिले, सारे आरोप उन्हीं पे लगा दिए। प्रकाश जी आपको कपिल जी स्वामी प्रसाद मौर्य से भड़काऊ भाषण आप दिलवाते हैं, फर्जी आंकड़ों से हिंदू ग्रंथों का कपिल जी। अरे आपके नीति आयोग का आंकड़ा है, सुनिए सुनिए, आपके नीति आयोग के आंकड़े हैं, कसौटी पर जाना पड़ेगा। ये जयप्रकाश भाई, कपिल जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, जनता आपको भगा देगी। कपिल जी सारे आरोप आपकी तरफ लगा दिए गए हैं। भड़काऊ भाषण आप दिलवाते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अपमान आप करवाते हैं। आज आपके यहाँ सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। भी तो हिंदू हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद का विरोध किया। आखिर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में अपशब्द बोल रहे थे इनके मंच पर, तब तो रोकी कपिल जी जवाब दीजिए। कपिल जी कंटिन्यू करिए। राघवेंद्र द्विवेदी बहुत देर से पुकार कर जा नहीं पाए एक बार भी। अरे इनको शांत तो कराइए। कपिल भाई कपिल भाई प्लीज, होने वाले हो। ओम प्रकाश जी आपसे बहुत निवेदन है, कपिल भाई को सुन लीजिए। अरे कपिल भाई भी हम लोग के मित्र है, सुन लीजिए भाई उनकी बात। हाँ ओम प्रकाश भाई, सुनने का भी मादा रखिए। जितने आरोप आपने लगाए हैं वो आईना आपको हम दिखाते हैं। राम मंदिर से शुरू कर, राम मंदिर से शुरू कर। बोलिए। राम मंदिर के लिए आडवाणी जी जो रथ यात्रा लेकर के निकले और जो देश में विनाश लीला खेली, उसका रिजल्ट क्या? उसका रिजल्ट वही है, उसी का रिजल्ट है ये 14, 17, 19, 22। फिर बीच में बोल रहे हैं केवल भगवान राम के नाम को मतलब सांप्रदायिक दंगे के रक्त पे चुनाव जीतेंगे। केवल इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनने वाले राम मंदिर को ये अपना बता करके ये बता रहे हैं कि ये देश के संविधान को भी मानने के लिए तैयार। तो क्या आप इससे इनकार करेंगे? राम भक्तों पर गोली आपने नहीं चलवाई थी? अरे भाई राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी, कल्याण सिंह ने चलवाई करिए। मैं बता रहा हूँ ना, कल्याण सिंह ने चलवाई। स्वीकार करिए पहले आप चैनल पर कि हमने गोली कल्याण सिंह ने चलवाई थी। अब आप मान नहीं रहे। अगर मुलायम सिंह ने चलवाई होती तो क्या भाजपा उनको जो है वो अवार्ड देने जाती? क्या जो आपने अभी अवार्ड दिया है, नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण, कार्तिकों पे गोली चलवाने के लिए दिया था। नेता को दिया है, आपके नेता को भी दिया है। शांत सुनिए, समझी नहीं पा रहे हैं। नेता को दिया है। आप थोड़ा तो ये ताला खोल लीजिए मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे नेता को आपने गोली चलवाने के लिए दिया था? कार्यसकों पे गोली चलाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है क्या? नहीं। मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के कद्दावर नेता थे, जिनके वंशवाद के कारण यही वंशवाद के कारण अवार्ड दे दिए। यादव आपके बैठे वंशवाद की बेल है। आपके अखिलेश यादव वकील भी है ना, कपिल भाई एडवोकेट भी है। कपिल भाई कोई सफलता नहीं मिली। अब यही चिल्ला रहे, चुकर रहे, चाहे जो कर ले, लेकिन मैंने अपनी बात कहती जनता समझ रही होगी भाई। वंशवाद की बेल चढ़ाने के लिए 2014 से समझ रही है जनता। अरे भाई चलिए अच्छा, चलिए राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास। कपिल भाई आपकी बात अगर जी नहीं, आप कंप्लीट करिए कपिल भाई, हमारे पास अभी है 3 मिनट है हमारे पास। मिला करके देखिए, जो राम मंदिर का ये इस्तेमाल किए,
ये राम मंदिर मिला प्लेंटिफों की वजह से, जो प्लेंटिफ नंबर 1, 2, 3 थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, धर्मदास जी महाराज और शंकराचार्य जी महाराज, ये 3 प्लेंटिफों को इन्होंने राम न्यास समिति में जगह नहीं दी और सारे के सारे ऐसे लोगों को रखा जो लूट और खसोट मचाए हुए, जिनकी मेहनत पे राम मंदिर इस देश को प्राप्त हो रहा है। 500 की लड़ाई जैसा ये कह रहे हैं और न्याय से प्राप्त हुआ। उन प्लेंटिफों का कुछ नहीं है वहां पे इन्होंने अपने लोगों को बैठा के 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ करके और ये राम के जी के नाम के अंदर जो है लूट खसोट मचा रहे हैं। ये रामद्रोही लोग हैं। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाने वाले ओपी सिंह जी के ये पार्टी के लोग, ये बाबा हमारे मुख्यमंत्री, कोई नदी का घाट ऐसा नहीं था जहां राम नामी चादर कुत्ते ना फाड़े हों। अब मैं तीसरी बात कह दूं कि देखिए इनका हिंदुत्व, जब वोट लेना होता है तो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब हिंदू हो जाते हैं, और जो वोट खत्म हो जाता है और इनकी सरकार बन जाती है तो अधिकार कहां देते हैं? 69,000 शिक्षकों में 6,000 की भर्ती जो ओबीसी का फैक्टर होता है उसको समाप्त कर देते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग इन पर आरोप लगाता है तो उसके अध्यक्ष को तबादला कर देते, निकाल देते, निष्कासित कर देते हैं, कोर्ट के अंदर मामले को फंसा देते हैं और ओबीसी के अधिकारों का हनन करते हैं। जितनी अभी विश्वविद्यालय में सीटें निकली, ओबीसी 2% नहीं हुए। अरे महाराज 27 की तो बात छोड़ दीजिए, 2% नहीं हुए। और दलितों का तो नाम ही मत लीजिए, और अल्पसंख्यक तो भूल जाइए इनके राजकाज में, एक नहीं बता पाइएगा किसी यूनिवर्सिटी में। अब तो मैं दिक्कत इस बात की है कि ओपी सिंह साहब भूल जाते हैं कि ये वो पार्टी है जिनका नेता जो है दलित के ऊपर पेशाब करता है और दिखाने के लिए इनके मुख्यमंत्री उसका चरण धो करके जो है उसके आत्मा पे पड़ने वाले छींटे को हटा देते हैं। और उसी से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में इनके नेता बाकायदा पेशाब की इंजेक्शन लगाते हैं। और आप सोचिए कि ये देश को किस स्तर पे ले गए। अरे जो व्यक्ति महामहिम बनाने के बाद एक आदिवासी महिला को उसका अधिकार न दिला सके, मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया, उनके अंदर के लोग जो थे वो जाकर के मंदिर का दर्शन किए। रामनाथ कोविंद जी जब हमारे महामहिम थे तो उनको भी राजस्थान के अंदर एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो ऐसे जननायक ये पैदा हुए हैं और पैदा कराते हैं। हकीकत इसी बात की है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी अंदर से टूटी हुई एक महिला है, भले वो महामहिम हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से आदिवासी जाति की महिला और उनके दिखाने के लिए पूरी जाति को अपमानित करने के लिए महिलाओं को नंगा करके परेड कराई गई है, और वो भी अमित शाह जी की निगरानी में, वो दुनिया जान रही है। सारी चीजें डबल इंजन की सरकार, कपिल भाई किसी की नहीं है। ये कपिल भाई समय का बहुत अभाव है। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे, आज आपके पास हम आ नहीं पाए क्योंकि बहस थोड़ी सी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो गई थी। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी किसके साथ जाएगा? एनडीए, इंडिया या फिर तीसरा कोई दल यानी मायावती के साथ भी जा सकता है, या देख रहे हैं कि बिखराव होगा इस बार ओबीसी मतों में? मानस जी, पूरे 59 मिनट में एकदम हिचकी तक नहीं लिया और एकदम शालीनता से सुना। हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी बड़ों से कि मेरी बात को 20 मिनट रोकिएगा क्योंकि समय कम है। अभी मैं शुरू करने वाला था ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता से, चूंकि वो निकल लिए। मैं शुरू करता हूँ रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, आपने एक लाइन कहा कि सरकार अखबार खरीद लेती है। वो सौभाग्यशाली दिन आपके पार्टी को कब आएगा कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अखबार खरीदेंगे? नहीं, ये सौभाग्यशाली नहीं है, ये सौभाग्यशाली नहीं है, ये लोकतंत्र के अंदर दयनीय स्थिति है कि अगर मुझको ये कहना पड़े कि अखबार बिक गए हैं और ओम प्रकाश सिंह उसके ऊपर ये ना कहें कि अखबार नहीं बिके हैं, तो ये दयनीय स्थिति है। क्योंकि अगर सत्ता का प्रवक्ता डिबेट में बैठा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि अखबार बिक गए हैं तो ये दयनीय स्थिति है। और हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने के बाद भी हम ये कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता रहेगी, हम ये कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र रहेगा और स्वतंत्र मीडिया ही देश के विकास के लिए संभव है, क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। कृपया करके भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात मत करिए। लोकतंत्र के अंदर मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि मीडिया जनता की आवाज है, जनता के दर्द को सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है। और अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता चुप है तो सत्ता उस पर मोहर लगा रही है कि उन्होंने अखबार खरीदे हैं। सरकार कैसे बना पाएंगे जब आपको सरकार बनाने का मौका देती है, पूर्ण बहुमत की जनता सरकार बनाती है, तब तो आप पीडीए की बात करते नहीं है। कांग्रेस को भी केंद्र में बहुत बार मौका मिला, तब पीडीए की बात हुई नहीं।
अब जब पीडीए की बात, अब एनडीए कितना मानता है और एनडीए पीडीए मिलके घोसी के चुनाव में कितना अब जाते हैं द्विवेदी जी हमको और नहीं किस हद तक बताएंगे वो कि हमने प्रत्याशी पीडीए का की बात सपोर्ट की थी करते कि हैं, नहीं की ये भी थी। देखने की बात है। द्विवेदी जी और हमको भाजपा बताने से नहीं भी आएंगे ओम प्रकाश पीडीए जी, की बात आपसे हमने की आपसे थी कि भी नहीं मेरा की थी। कहना है अब कि द्विवेदी अगर जी हमको आपकी सर्टिफिकेट आपकी बांटेंगे क्या सरकार कि हमने योगी पीडीए की बात की आदित्यनाथ थी कि जी नहीं और की मोदी थी। जी पे इतना हमको भरोसा करती द्विवेदी जी है, का तो सर्टिफिकेट फिर नहीं चाहिए। आपको जो सर्टिफिकेट जातिगत बांटो वोट संस्था वाले खोली है ना पार्टियों के साथ भारतीय जनता गठबंधन पार्टी करने और की उसके क्या सहयोगी आवश्यकता दलों पड़ी? ने, तो आप हमको तो पीडीए ओम का प्रकाश सर्टिफिकेट राजभर ऐसा बांटने नेता के लिए जो द्विवेदी जी कहता का है सर्टिफिकेट कटोरा तो नहीं लेके भीख चाहिए। मंगवा दूंगा, चल सन्यासी मंदिर में, आप ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गठबंधन करते हैं, तो कौन सी ऐसी मजबूरी है? आपको अपने विकास के नाम पे वोट न मांगना चाहिए, आपको अपने बुलडोजर के नाम पे वोट मांगना चाहिए, आपको अपने जो दंगा मुक्त प्रदेश है, आखिर आप ये जातियों के नाम पे क्यों बांटना शुरू कर देते हैं? जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, मैं देखता हूँ सारे पार्टियां अपने राजनीतिक, ये ब्राह्मण भूमियाद मंच हो गया, ये ओबीसी मंच हो गया, ये एससी एसटी मंच हो गया, इससे हम लोग कब निकलेंगे? हम लोग विकास की बात कब करेंगे? तो बड़ी विडंबना है देश में कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो डबल इंजन की सरकार बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, कहीं ना कहीं वो जाति को ही ले जाके फुल स्टॉप लगा देता है, क्योंकि उत्तर बिल्कुल प्रदेश और बिल्कुल बिहार में अभी भी यह है कि बिना जातियों के बेड़ा पार नहीं होना है। मानस जी, बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हम सब लोग एक अरसे से करते चले आ रहे हैं कि बात चाहे भले ही विकास की जाए, बात चाहे भले ही देश की आर्थिक तरक्की की जाए, लेकिन हकीकत ये कि चुनाव आते आते टिकट बंटवारे से लेकर के और मतदाताओं की गोलबंदी तक सब कुछ जाति पर आधारित होता है। आज आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ शामिल थे, कांग्रेस के जयप्रकाश पांडे जी, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय लोकदल से हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी शामिल थे, करमवीर आजाद जी, बहुजन समाज के चिंतक राघवेंद्र द्विवेदी जी जो राजनीतिक विश्लेषक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में कि आखिर ओबीसी वोट बैंक किसके पाले में जाएगा। लगातार जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, लगातार जिस तरीके से छोटे छोटे दल इधर से उधर और इधर से उधर हो रहे हैं, हर सियासी दल चाहे वो इंडिया का हिस्सा हो या एनडीए का हिस्सा हो, वो तमाम जातीय संगठनों को अपने साथ समाहित करने की कोशिश कर रहा है इस लिहाज से, ताकि ओबीसी वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, या यूं कह सकते हैं कि ओबीसी वोट बैंक ही उत्तर प्रदेश में डिसाइड करता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की रेस में कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।